नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और इस कार्यक्रम में एक ऐसी तकनीक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में आईवीएफ, जो आज के समय में आप कह सकते हैं कि हजारों परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका है और आज के समय में बेहद ज्यादा पॉपुलर भी है। और कोविड के बाद में इसका प्रचलन और ज्यादा देखने को हमें मिलता है और इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर रूपाली गोयल हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट है आईवीएफ और लेपेरोस्कोपी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, सरिता विहार। 20 साल का एक्सपीरियंस मैडम आप कैरी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आराधना कालरा, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ अमाया फर्टिलिटी फरीदाबाद एंड सीनियर कंसल्टेंट है एट वर्ल्ड आईवीएफ लाजपत नगर। आप दोनों का मैम बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल रूपाली मैम आपसे मेरा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर रूपाली आज के समय में हम देखते हैं कि आईवीएफ की जो टेक्निक है वो बेहद ज्यादा प्रचलित हो चुकी है, बेहद ज्यादा देखी जा रही है। तो आईवीएफ शुरू होने से पहले कौन कौन से ऐसे जो टेस्ट हैं जो कोई भी दंपत्ति करा सकता है और जरूरी माने जाते हैं? आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बहुत ही वेरीड एज ग्रुप के मरीजों को केटर करते हैं, यानी कि उनसे डील करते हैं। इसमें महिला की एज 23 साल भी हो सकती है और 45 से 50 साल तक भी जा सकती है। तो जो टेस्ट होते हैं वो उसकी एज पे थोड़ा सा निर्भर ज़रूर करते हैं। इससे पहले इन टेस्ट से पहले हम पेशेंट को पूरा इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है, उसकी कुछ बेसिक एग्जामिनेशन किया जाता है या जांच करी जाती है। उसके बाद ही हम, महिला में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अंडे बनने की क्षमता होना, यानी कि उनमें सही तरीके से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर है और अंडे बन रहे हैं। जो पुरुष है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके शुक्राणु ठीक ठाक हों, उनके स्पर्म्स ठीक ठाक हों। और ये जो बेसिक 2 टेस्ट हैं ये सब में यूनिवर्सली चाहिए होते हैं अगर हम आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए ले रहे हैं। हाँ, लेटर एज यानी कि 40-42 साल की 42-45 साल की उम्र में जब हम महिलाओं का आईवीएफ करते हैं तो हाँ, उनमें अंडों की क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ काफ़ी कम हो जाती है। तो उस केस में डोनर आईवीएफ का एक ऑप्शन ज़रूर बनता है। तो हम अंडों को ज़्यादा टेस्ट नहीं करते हैं। और इसमें मैम एज ग्रुपिंग का डिस्कशन अगर किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है, उनकी उम्र अगर बात अगर करें 23 से 25 के आसपास है, उसके लिए क्या डिफरेंट रहता है एज कंपेयर टू बात अगर करें 35 से 40 साल के पेशेंट अगर आए, तो कंपैरिजन दोनों में क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आप सबको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हर पेशेंट जो इनफर्टिलिटी का होता है वो आईवीएफ के लिए नहीं होता है। ठीक है। हाँ, ये बात यूनिवर्सली यानी कि वर्ल्ड ओवर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आईवीएफ का सक्सेस रेट होता है, यानी कि चांसेस की जो दंपति है प्रेग्नेंट हो, वो एज पे डिपेंड करता है और एज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस तरह से अगर हम देखा जाए, जो एग रिजर्व होता है, जो महिलाओं की एज स्पेसिफिकली है, उनका जो अंडा बनने का रिजर्व होता है और एग की क्वालिटी होती है। क्वालिटी यानी कि लेटर ऑन एज 35 साल के बाद लेटर ऑन एज में डाउन सिंड्रोम, मंद बुद्धि बच्चों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्वालिटी ऑफ एग्स और नंबर ऑफ एग्स जो होता है वो यंग पेशेंट में ज़्यादा होता है। तो इसलिए दवाइयाँ, इंजेक्शंस जो भी हम आईवीएफ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो यंग एज पे कम लगेंगे एज कंपेयर टू ओल्डर एज। वो जो महिला हमारे पास 38 साल की उम्र में हमारे पास आईवीएफ के लिए आ रही है। ठीक है। डॉक्टर आराधना हमारे साथ हैं। डॉक्टर आराधना, अभी सक्सेस रेट को लेकर जैसा कि जिक्र किया डॉक्टर रूपाली ने, अगर फर्टिलिटी के इलाज को लेकर अगर कोई देरी कर देता है या फिर उसमें एक डिले हम देखते हैं, तो इसका सक्सेस रेट पर मैम क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल, अगर हम फर्टिलिटी का इलाज देर करेंगे तो सक्सेस रेट डेफिनेटली कम हो सकता है। अब कुछ कारण है जहाँ पे सक्सेस रेट रैपिडली कम होगा या सिग्निफिकेंटली कम होगा। हम लोग स्त्रियां एक पर्टिकुलर एग रिजर्व के साथ पैदा होती हैं। समय के साथ अंडे दाने की क्षमता और अंडों की क्वालिटी
नंबर और क्वालिटी दोनों कम होती जाती है। 35 के बाद ये कम होती है, 37 के बाद तेजी से कम होती है, और 40 के बाद जैसे इन्होंने कहा मंद बुद्धि बच्चों का होने का चांस, मिस कैरेज का चांस बढ़ता जाता है। तो अगर हम इलाज सही समय पर नहीं करेंगे तो अंडे कम होते जाएंगे, इंजेक्शन ज्यादा, आईवीएफ का सक्सेस थोड़ा सा कम। उसके अलावा स्त्रियों में कुछ इस तरीके की बीमारी होती है जो समय के साथ बढ़ जाएंगी और सक्सेस रेट कम कर देंगी, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस। ये सब प्रोग्रेसिव बीमारियां हैं, समय के साथ बढ़ेंगी तो एंडोमेट्रियोसिस में एग रिजर्व कम हो जाएगा, गर्भाशय ठीक नहीं रहेगा, रसौली हैं वो बढ़ जाएंगी, शायद ऑपरेशन ना करना पड़े, ऑपरेशन का जरूरत पड़ जाएगी। तो ये कुछ कारण है स्त्रियों में, अगर आप अपना इलाज डिले करेंगे आपके चांसेस कम होंगे। सिमिलरली पुरुषों में भी अगर स्पर्म, शुक्राणु जो है वो कम है और वो किसी कारण से कम है, वेरिकोसील है, कोई और प्रॉब्लम है, आप इलाज डिले करते जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो स्पर्म जो है वो खत्म हो जाए, निल हो जाए, आपके चांसेस को और कम कर दें। सो कुछ कारण है मेडिकल रीजंस जहाँ पे इलाज समय पर जरूरी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रूपाली, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है डायग्नोज के लिए, आप जब एग्जामिन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए एक दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाना आपके लिए कितना मुश्किल रहता है, और डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से आप जब दवाइयों का कॉम्बिनेशन कुछ बनाते हैं इसका कितना ज़्यादा योगदान, आप इसकी कितनी इंपॉर्टेंस देखते हैं आईवीएफ के दौरान? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम ध्यान में रखते हैं इससे पहले हम दवाइयों का चयन करें। जो भी हम उनको हार्मोन देते हैं उनका चयन करने से पहले पेशेंट का देखा जाता है कि अपना एग रिजर्व कैसा है, ठीक है ना। उसी के हिसाब से मात्रा, जो डोसेज है दवाइयों की, वो डिसाइड करते हैं। और तो और आजकल आपने सुना होगा बहुत कॉमन बीमारी है पीसीओएस, पीसीओडी भी कहा जाता था पहले, बट पीसीओएस एक्चुअली आजकल का टर्म है। उन केसेस में कभी कभी बहुत सारे अंडे बन जाते हैं, तो हमें बहुत कंट्रोल्ड तरीके से जाना पड़ता है। सो ये जो दवाइयों का चयन है, दवाइयों का डोसेज है, इसीलिए मरीज को बार बार बुलाया जाता है कि आपका हम एक बीच में अल्ट्रासाउंड करके दवाइयों का लेवल ऊपर नीचे करें और उस हिसाब से हम आगे बढ़ें। बट हाँ, ये सब चीज़ें आपकी अंडरलाइन कॉज, यानी कि किस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। आजकल प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बहुत देखा जा रहा है। यंग महिलाएं, उनमें एग रिजर्व कम हो जाता है, तो उनमें इंजेक्शंस का डोसेज ज़्यादा होगा। और अदरवाइज अगर एक यंग महिला है जिसमें एक सिंपल टीबी की वजह से, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस या फिर कोई भी ट्यूब को खराब करने की बीमारी की वजह से आईवीएफ की ज़रूरत पड़ रही है, उनमें कम इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। डॉक्टर आराधना, अभी फिलहाल बात करें जब एम्ब्रियो ट्रांसफर को लेकर हम बात करते हैं, अगर ऐसा एक बार हो जाए तो कोई भी महिला की गतिविधि क्या इस पर कोई इफेक्ट डाल सकती है? साइंटिफिकली सक्सेस के मेजर 2 कारण होते हैं, भ्रूण की क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो क्वालिटी, और गर्भाशय की तैयारी, उसकी लाइनिंग कैसी थी, सब कुछ कैसा था। इसके बियॉन्ड बेड रेस्ट, जो बहुत बार मिथ है, लोग ऐसे बिल्कुल सीधे लेटे रहते हैं, वो सब की जरूरत नहीं होती। आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या चालू रखें, आप अपना रूटीन काम, डे टू डे एक्टिविटीज, ये सब चालू रखें, बट हेवी एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बिल्कुल ना करें। अब स्ट्रेस ना करें, सिर्फ बोलना आसान है। ऑल आई कैन से इज, ये एक साइंस है। इसके रिजल्ट के दौरान आप खुश रहें, अपना नॉर्मल दिनचर्या चालू रखें, और जो आपको मेडिकल एडवाइस दी गई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बिल्कुल। एम्ब्रियो ग्रेडिंग, मैम आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर रूपाली की एम्ब्रियो ग्रेडिंग आखिर क्या होता है, और आईवीएफ को लेकर जब आपके पास कोई पेशेंट आए तो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, और क्या इसका पूरा प्रोसेस रहता है मैम? सो एम्ब्रियो ग्रेडिंग एक तरह का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम डिफरेंट एम्ब्रियोज को ग्रेड करते हैं। आजकल ज़्यादातर हम लोग डे 5 यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जिसको कहा जाता है वही ट्रांसफ़र करते हैं। ज़्यादातर सेंटर्स में अक्रॉस द वर्ल्ड अब वही ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि उसको ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे को एक तरह से बेटर श्योरिटी रहता है कि अगर अच्छा एम्ब्रियो है डे 5 पे तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी बेटर है। नाउ एम्ब्रियो ग्रेडिंग, अगर आपने कभी देखा होगा, 3 टर्म्स होते हैं उसमें। एक तो पहला नंबर होता है, ठीक है, दूसरा होता है एक अल्फाबेट,
ABC और तीसरा भी अल्फाबेट होता है। अब अगर एक ब्लास्टोसिस्ट को देखा जाए तो उसमें जो चीजें देखी जाती हैं वो होता है एक्सपेंशन। नंबर 1 होता है एक्सपेंशन, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर का सेल्स पूरे तरह से एक्सपैंड कितना हो जाते हैं। और इसका जो आइडियल लेवल होता है वो होता है 4। ठीक है ना, 4 से 5 तक अगर एम्ब्रियोज हैं तो ठीक है, नहीं तो ये 1 से लेकर 6 तक इसकी काउंटिंग होती है। और नेक्स्ट चीज होती है इनर सेल मास। नाउ एक ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि एक तरह का एक स्फीयर होता है, एक गोला होता है जिसके अंदर एक इनर सेल मास होता है, जो सेल्स का एक मास होता है जिससे सारा बॉडी बनता है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज होती है वो होती है ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोएक्टोडर्म जो होता है वो बाहर की आउटर लेयर होती है जो बच्चेदानी में जाके चिपकती है और प्लेसेंटा बनाती है। सो जो इनर सेल मास और जो ट्रोफोएक्टोडर्म है उसकी ग्रेडिंग होती है A, B या C। सो अगर आपको ग्रेडिंग मिलती है, अगर किसी मरीज का IVF हुआ है तो उसको ग्रेडिंग मिलेगी, मान लो 4AA, 4AB, 5AA, 5AB, तो ये अच्छी क्वालिटी माने जाते हैं। बियॉन्ड दैट आगे पीछे थोड़ा सा एम्ब्रियो क्वालिटी खराब हो जाता है। अब ये एक मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडिंग है, हमें ये समझना है, ये जेनेटिक ग्रेडिंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के अंदर जो जेनेटिक वो 100% ओके है। इनमें भी हमने देखा है कि कई बार अगर हम टेस्ट कराते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज, जो जेनेटिक है उसमें खराबी आ सकती है। तो डॉक्टर आराधना, जब आईवीएफ के ट्रीटमेंट को लेकर हम बात करते हैं, कोई पेशेंट जब आपके पास आता है, आईवीएफ का जिक्र क्योंकि हम कर रहे हैं क्योंकि देखिए 100% सक्सेस रेट जो है वो देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर अगर बार बार असफलता हो रही है, अनसक्सेसफुल यहाँ पर देखने को मिलता है कंसीव होने में किसी भी महिला को, तो ऐसे में क्या एक जो मेंटल हेल्थ हमारी है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है? मेंटल आईवीएफ सक्सेस नेगेटिव से आप मेंटल इफेक्ट पूछ रहे हैं। हाँ जी। सो 21st सेंचुरी में भी आईवीएफ आज भी टैबू है, इनफर्टिलिटी टैबू है। मरीज प्रेग्नेंट हो जाता है तो बोलता है कि ये किसी को मत बताना मेरा आईवीएफ हुआ है। हाँ। क्यों? क्योंकि टैबू है, उसके साथ ये जो मेंटल स्ट्रेस है, हमारी आईवीएफ से राइट एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इट्स जस्ट अ साइंस। लाइक आपने शुरुआत करी कि सक्सेस रेट 100% नहीं हो सकता। So counseling at the start of the cycle is very very important so that आप सही expectation set कर सकें। पेशेंट की एज ज्यादा है, एग रिजर्व कम है, चांसेस कम होंगे। यंग पेशेंट है, जैसा डॉक्टर रूपाली ने कहा, ट्यूब बंद है, पता है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। सो पहली बात इज सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल। दूसरा, ये अंत नहीं है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मरीज बच्चे के लिए आया है तो वो लक्ष्य जो है उनका वो बहुत बड़ा है। पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा। कृपया इसको अंत ना समझें। बिल्कुल। अगर ऐसा सोचेंगे तो मेंटल स्ट्रेस कम होगा। अब आईवीएफ के साथ फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस दोनों होते हैं। फाइनेंशियल, एज आई सेड, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आईवीएफ नहीं होता, हम लक्ष्य जो हमारा है उसको देखें तो। और इमोशनली भी अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन सही रखेंगे तो हमें स्ट्रेस कम होगा। और स्ट्रेस जितना बढ़ाएंगे उतना हम काउंटर इंट्यूटिव अपना सक्सेस रेट कम करेंगे। कुछ तो उसका असर होगा। सो मेंटली हमें रिलैक्स रहना है और ये सोचना है कि ये अंत नहीं है, जो लिखा है वो सही होगा, नहीं होगा तो सेकंड कर लेंगे, उसमें हो जाएगा। बहुत कम मरीजों को थर्ड साइकिल की जरूरत पड़ती है जहां हमें एक्चुअली पूरा इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि क्यों नेगेटिव हुआ। एम्ब्रियो क्वालिटी में गड़बड़ थी, लाइनिंग में गड़बड़ थी, कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग में रिसेप्टिविटी इश्यूज थे, एंड ये सब सॉर्ट करके चीजें ठीक हो जाती हैं। तो डॉक्टर रूपाली, जब आईवीएफ को लेकर कोई पेशेंट आपके पास आता है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय में आफ्टर कोविड हमने देखा कि इसका प्रचलन और ज्यादा बढ़ा है, और आईवीएफ को लेकर बात करें तो रिपीटेशन ऑफ साइकिल जरूरी होता है कि उसके बाद ही सक्सेस रहे, या फिर जो पहली साइकिल हम देखते हैं या वो उसमें भी सक्सेस मिल सकती है? इसके सक्सेस रेट के बारे में अगर आप दर्शकों को बता पाएं। पेशेंट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट साइकिल में, बिल्कुल एज ग्रुप और उसका क्या कारण है। अगर यंग एज में मान लो एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हैं
तो फिर सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। अगर सिंपल ट्यूबल फैक्टर है तो सक्सेस रेट डेफिनेटली बेटर रहता है उनका। डेफिनेटली हमारे पास ऐसे भी कई पेशेंट्स हैं जिनके फर्स्ट टाइम में प्रेगनेंसीज हुई हैं, ट्विंस भी हुए हैं, ऐसे भी पेशेंट्स हैं। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप वैसे बात करो जनरल पॉपुलेशन में, नहीं, ऐसा नहीं है कि पेशेंट का हर पेशेंट का फर्स्ट साइकिल में सक्सेस रेट होगा, सक्सेसफुल रहेगा आईवीएफ। और स्पेशली अगर हम आजकल की पॉपुलेशन देखें, आजकल के कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल देखें, जहाँ पे बच्चे, अगर आप आजकल की जनरेशन को देखो तो वो 35 साल से पहले बच्चा सोचते भी नहीं है। और अगर आप सिंपल एक मामूली सी चीज़ है, गूगल में भी अगर आप टाइप करोगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईवीएफ सक्सेस का, वो होता है एज। एंड उसमें लिखा होता है एज कट ऑफ इज 35 ईयर्स। बट आजकल का जो जनरेशन है उनका माइंडसेट ऐसा है ये कि वो बहुत जल्दी बच्चा नहीं करना चाहते हैं, और फिर जब तक जागते हैं तब तक थोड़ा लेट भी हो जाता है। इसीलिए आईवीएफ का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और आजकल का माइंडसेट ये भी है कि तुरंत शादी के बाद बच्चा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में तो यही है। और फिर वो अबॉर्शंस के लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि बाद में आपको इन्फेक्शंस हो जाएं और ट्यूबल फैक्टर यानी कि आईवीएफ की जरूरत पड़े। तो सही टाइम पे सही सलाह मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही डॉक्टर रूपाली। डॉक्टर आराधना, अब फिलहाल जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि आईवीएफ अगर कोई करवाता है, आईवीएफ ट्रीटमेंट अगर कोई लेता है, तो उस समय एक मेंटल स्ट्रेस रहता है, जैसा जिसका जिक्र आपने अभी किया कि एक टैबू है आज के जमाने में भी। तो ऐसा क्या करे वो दंपत्ति जो आईवीएफ ले रहा है कि स्ट्रेस उन्हें ना हो? और क्योंकि अगर ये स्ट्रेस वो लेते हैं तो जाहिर सी बात है सक्सेस रेट पर भी उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। आईवीएफ में स्ट्रेस ना हो उसके लिए पहली दो चीजें, राइट एक्सपेक्टेशन, लाइक आई सेड, और दूसरा कि हो जाएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। अब आईवीएफ होने के बाद जो 14 दिन है जब तक आपका रिजल्ट आना है, वो एक ऐसा पीरियड है जो पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी है। और अनसर्टेनिटी दिमाग में प्रेशर लाती है कि क्या होगा आगे। तो ये जो अनसर्टन वाला पीरियड है, जो आपका वेटिंग टाइम है रिजल्ट का, इस समय पर आपको स्ट्रेस ना हो उसके लिए आप लाइट योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिलीजन, लाइट सोलफुल मेडिटेशन, म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन सकते हैं, थोड़ा और सपोर्ट ग्रुप्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव स्टोरीज देख सकते हैं। हर किसी का एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर होता है, कोई डॉक्टर उनका ऑब्वियसली जिसके साथ वो कर रहे हैं, पेशेंट्स की स्टोरीज, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टोरीज अराउंड। तो नेगेटिविटी में ना जाकर अच्छा पॉजिटिव देखकर अपने आसपास का और अपना मेंटल एनवायरनमेंट पॉजिटिव करके वो 14 दिन का अनसर्टन पीरियड निकाल सकते हैं। मैम, एक और सवाल मेरा आपसे यही रहेगा इसी से जुड़ा हुआ कि जब आईवीएफ कराते हैं तो क्या 14 दिन का टाइम अभी आपने बताया, क्या ये कोई सेंसिटिव टाइम रहता है? और क्या वो मोशन गेस्चर्स हैं, एक्शंस हैं जिसके चलते जो नहीं करने चाहिए, मैं बेसिकली उनकी बात कर रहा हूँ डॉक्टर आराधना। सो ड्यूरिंग दिस 14 डेज का पीरियड हम इसलिए बोलते हैं, जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर करा तो 14 दिन बाद हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं पेशेंट को। सो ये जो पीरियड है इसमें बहुत सारे मिथ्स होते हैं पेशेंट को कि बेड रेस्ट पे रहना है, कहीं आना जाना नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, काम नहीं करना है। तो जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन, इज कि आपको अपना रूटीन डे टू डे एक्टिविटी करनी है। आपकी जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस नहीं है, एक लाइट जॉब है, आपका आना जाना कंफर्टेबल है, आप अपनी जॉब रिज्यूम कर सकते हैं। और आपको कोई भी हेवी एक्सरसाइज, कोई स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, कोई अननेसेसरी अनड्यू ट्रैवल, कोई भी वाइसेस लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग और अनड्यू स्ट्रेस, ये अवॉइड करना है। और दूसरा, आईवीएफ प्रेगनेंसीज, मोस्टली आजकल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स होते हैं, तो ये जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज हैं, इनमें जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी वो जो आपने सपोर्ट दवा दे रखी है उससे कंटिन्यू होगी। तो आप सपोर्ट की मेडिसिन बंद नहीं कर सकते। जो भी आपको मेडिकल एडवाइस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। कोई भी अगर आपको किसी को स्पॉटिंग हो जाती है, इट कुड बी अ पॉजिटिव साइन कि इम्प्लांटेशन हुई है, तो किसी भी ऐसे साइन पर गूगल से कुछ भी सर्च करके
खुद डिसीजंस मत लीजिए, कनेक्ट विद योर टीम, कनेक्ट विद द डॉक्टर एंड टेक योर मेडिकल एडवाइस सीरियसली। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है और डॉक्टर से एडवाइस लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके के केसेस में गूगल पर किसी जानकारी के हिसाब से खुद रिएक्ट मत कीजिए, पहले डॉक्टर से बात कीजिए, उसके बाद देन परफॉर्म योर एक्शंस। तो डॉक्टर रूपाली, जब आईवीएफ के थ्रू कोई बेबी कंसीव करता है या फिर मतलब आफ्टर डिलीवरी बेबी की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट रहते हैं? कुछ ऐसे इम्पैक्ट रहते हैं जो नोटिसेबल रहते हैं? नहीं, आफ्टर इंडीड प्रेगनेंसी में भी ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं रहता है। बट हाँ, अगर आप ये कहो कि हाँ आईवीएफ 40 साल की उम्र पे हुआ है और 40 साल की महिला प्रेग्नेंट हुई है, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो 40 साल पे हो रही है वो भी थोड़ा हाई रिस्क माना जाता है। तो उसमें जो टेस्ट एक्स्ट्रा होते हैं, उसमें थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा दवाइयों की जरूरत है क्योंकि उसको हाई बीपी का रिस्क हो जाता है, डायबिटीज का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, तो ऐसी चीजों का जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो वो होता है। बट अगर आप कहोगे कि हाँ जी आईवीएफ से रिलेटेड कुछ है, तो नहीं, पैदा होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, शुरू में जब प्रेगनेंसी हम स्टार्ट करते हैं तो सपोर्ट के लिए थोड़ा सा शुरू के कुछ टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए हम थोड़ी दवाइयाँ ज़्यादा देते हैं, बट उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा ऐसा नहीं है। बिल्कुल मैम, डॉक्टर आराधना, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जब कोई आईवीएफ के थ्रू प्लांटेशन होती है किसी महिला में, समझना मैम मैं आपसे ये चाहूँगा कि उसके बाद जैसे डिलीवरी हो गई, उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, वैसे बात है, तो उसके बाद कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस देखने को क्या मिलते हैं, या फिर आईवीएफ से पहले क्या कौन कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए कि ये डिजीज है, इसके हिसाब से हमें आगे अपना प्रोसेस गोइंग ऑन रखना है? आईवीएफ से पहले कुछ बेसिक टेस्टिंग है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम वो टेस्टिंग करते हैं। जैसे हमें हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, जो संक्रमण बच्चे को जा सकते हैं, वो प्री प्रेगनेंसी भी टेस्टिंग करने होते हैं, आईवीएफ से पहले भी वो टेस्टिंग करनी चाहिए। मैंने अभी थैलेसीमिया की बात करी। थैलेसीमिया का प्रचलन हमारे एरिया में ज्यादा है और ये बिल्कुल ही प्रिवेंटेबल डिजीज है, जानलेवा और प्रिवेंटेबल। तो एक बेसिक टेस्ट है 1000 रुपए का, वो टेस्ट करना जरूरी है। कोई भी पेशेंट जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, चाहे नेचुरली चाहे आईवीएफ, सो देयर आर सर्टेन टेस्ट जो हम ये सारे करते हैं। और अगर स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो फिर अगर पेशेंट के कोई मिसकैरेजेस हैं, पेशेंट का पहले कोई बेबी अबनॉर्मल था, पेशेंट की एज बहुत ज्यादा है, तो कुछ उन सब चीजों में हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट्स ऐड ऑन करते हैं ताकि कोई बीमारी बच्चे को ना जाए। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम में हमने ये जाना कि आईवीएफ क्या है और इसकी बारीकियों पर प्रकाश डालने का काम किया डॉक्टर आराधना और डॉक्टर रूपाली ने। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और समय आपने दिया और दर्शकों की जानकारी के लिए आपने ये बताया कि आईवीएफ क्या है और कौन कौन से मिथ्स हैं जो जुड़े हुए हैं और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।